दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा। फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा? रामविलास शर्मा ने, मुक्तिबोध ने, रामदरस मिश्र ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? जल्दी से बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर चयन कर रहे हैं कि सर फैंटेसी को अनुभव की कन्या जो कहा है, 112 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और वो कहा है मुक्तिबोध ने। किसने? मुक्तिबोध। यानी कि 112 में आपका उत्तर सी नंबर सही है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा। ठीक है। कबीर के बारे में उनका राम वह है जो सनातन तत्व है, वह निर्गुण सगुण भाव अभाव द्वैत अद्वैत सब में विशिष्ट है, वह किसी दार्शनिक मानदंड से परे है, तार्किक बहस के ऊपर है, पुस्तकीय विधा से अगम्य है, परंतु प्रेम से प्राप्य है। ये कथन किसका है? 113 नंबर का क्वेश्चन है। 113 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताना। 113 में 113 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक 113 में राइट आंसर, कबीर के बारे में उनका राम वह है जो सनातन तत्व है, वह निर्गुण सगुण भाव अभाव द्वैत अद्वैत सब में विशिष्ट है, वह किसी दार्शनिक मानदंड से परे है, तार्किक बहस के ऊपर है, पुस्तकीय विधा से अगम्य है, परंतु प्रेम से प्राप्य है। ये हजारों बातें किसने कही होंगी? बोले सर ये कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में। ठीक है, जाहिद अली जी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और दोस्तों छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। ये कथन किसका है? न्यू एकेडमी जी बताइए। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है ना। 114 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग बिल्कुल शानदार आंसर लगा रहे हैं कि सर छायावाद का ये दो अर्थों में समझना चाहिए, है ना। दो अर्थों में समझना चाहिए, तो दो अर्थों में ये रामचंद्र शुक्ल जी बोल रहे हैं। बी नंबर इनका बिल्कुल सही। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है ना। ये बी नंबर शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य बताइए। आदर्श राजपूत जी बताइए। 115 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, चयन करिए जल्दी से। कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा? 115 में। और बोले सर रहस्यवाद का जो पहला महाकाव्य है ये बड़ा ही निराला होगा। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कैसा होगा? बोले निराला होगा सर, है ना। तो रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला होगा। तो निराला से ये नंबर, निराला आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये नंबर आपका राइट आंसर है। कविता का संबंध है ना ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। ये कथन किसका है? 116 में कविता का संबंध ब्रह्मा की दोस्तों व्यक्त सत्ता से है। ये कथन बताना। 116 नंबर का कथन है। 116 में राइट आंसर बताना है। और सही आंसर जा रहा है कि सर कविता का संबंध ब्रह्मा की व्यक्त सत्ता से है। 116 नंबर में। और कथन है रामचंद्र शुक्ल का, कविता का संबंध ब्रह्मा की व्यक्त सत्ता से है। व्यक्त सत्ता, है ना। और आपको पता है कि कविता की जो व्यक्त सत्ता है वो किसकी सत्ता चल रही है? रामचंद्र शुक्ल की सत्ता चल रही है। यानी कि आपका जो ए नंबर है, आ नंबर है, वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी।
बताइए कथन किसका है? नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। शानदार क्वेश्चन है, 117 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और लाइक कर दो जल्दी से। 117 में नई कविता मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, कथन किसका है? 117 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और सभी का उत्तर है कि सर नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, है ना। ये कथन है नामवार सिंह का। ये कथन किसका है? नामवार सिंह का है, यानी कि आपका जो सी नंबर है नामवार सिंह, ये बिल्कुल सही है। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, कथन नामवार सिंह का है, सी नंबर। शानदार क्वेश्चन है। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है, कथन किसका? यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है, नग्न चित्रण होता है, कथन किसका? 118 नंबर का क्वेश्चन है। रमा शर्मा जी बताइए। अनीता यादव जी, यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है और यथार्थवाद के बारे में बोला जा रहा है। 118 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बार बार करना है। और बोले सर यथार्थवाद दुर्बलताओं, विषमताओं, क्रूरताओं, है ना, नग्न चित्रण, ठीक है। तो ये अपन को याद कर लेना है प्रेमचंद। प्रेमचंद अपन को याद कर लेना। ये जो कथन है ये प्रेमचंद जी का है, ठीक है। तो प्रेमचंद अपन को याद कर लेना। बोले दुर्बलताओं में प्रेम का वर्णन, प्रेम का चित्रण, विषमताओं में प्रेम का चित्रण, ठीक है। तो ये भी अपन को याद कर लेना है ना। तो प्रेमचंद डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उन अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उन अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति। 119 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए जल्दी से। गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, त्रिलोचन या फिर रामदरस मिश्र? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 119 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बता है जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उन अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है। तो ऐसा कथन कौन कहेगा? ऐसा कथन कहेंगे कौन? रामचंद्र शुक्ल। यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका शानदार, जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति, काव्य उन अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है, एक कथन रामचंद्र शुक्ल का है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आदर्शवाद जहां आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है, कथन किसका है? आदर्शवाद जहां आकाश है, उच्चता है। 120 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर आदर्शवाद जहां आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती। बोले सर पथरीली धरती भी जयशंकर के प्रसाद से उपजाऊ हो जाती है। शंकर के प्रसाद से पथरीली धरती भी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। शंकर के प्रसाद से पथरीली धरती उपजाऊ हो जाती है ना। शंकर के प्रसाद, यहाँ पर पथरीली धरती को पकड़ना है और प्रसाद किसका? शंकर का। यानी कि आपका उत्तर सी नंबर सही है, पथरीली धरती भी शंकर के प्रसाद से उपजाऊ हो रही है ना। सी नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती, कथन किसका है? अनीता जी बताइए। रीता कांत जी, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती, कथन किसका? 121 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। 121 में बताइए जल्दी से। और सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सर जीवन संग्राम के काम नहीं आती। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है और मनोरंजन कैसा होता है? बोले सर बड़ा ही निराला मनोरंजन होता है कविता की भाषा से। कविता की भाषा से बड़ा ही निराला मनोरंजन होता है। निराला मनोरंजन होता है। होता कि नहीं होता? होता है। बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है, बी नंबर। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। एक बार लाइक जरूर कर दो सभी साथी, ठीक है। यहां पर आते हैं और यहां पर दोस्तों देख लेते हैं, अपन को देखना है कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है।
कथन किसका है? 122 नंबर का क्वेश्चन है, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु है, ये कथन बताना है, कथन किसका है, चयन करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है? कथन पूछा गया है 122 में, और शानदार क्वेश्चन जा रहा है डी नंबर कि सर चरम व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद के बारे में अपन ने पढ़ा था कि सर, है ना, व्यक्तिवाद यानी कि नामवार से, नामवार से। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर व्यक्तिवादी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, नामवार से आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। कथन किसका है? सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। कथन बताना है, चयन करना है कथन, बताइए। 123 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, और 123 में सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। कथन किसका है? 123 नंबर का क्वेश्चन है, और 123 में आपका उत्तर चला गया कि सर महादेवी वर्मा, है ना, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। ये कथन है महादेवी वर्मा। ये भी अपन को याद करना, अनेकता में अनंत सौंदर्य, है ना, महादेवी वर्मा अपन को याद रखने। सत्य अपनी एकता में असीम है, कहां पर? बोले महादेवी के यहां। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है, कहां पर रहता है? बोले महादेवी के दरबार में सत्य अपनी एकता में असीम रहता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, है ना। ये आपको ये नंबर सही है। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, बताओ। 124 नंबर का सुषमा जी बताइए, अच्छा कलाकार अपने युग में, अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। 124 में शानदार क्वेश्चन, 124 में, और सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर अच्छा कलाकार मुख और मस्तिष्क। ठीक है, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। बोले सर हम अच्छे कलाकार को गुलाब दे करके आएंगे, गुलाब दे करके आना है अपन को। अच्छे कलाकार को क्या दे के आना है? बोले सर गुलाब दे के आना है, गुलाब। अच्छे कलाकार को गुलाब दे के आएंगे। बोले क्यों? बोले सर वो तो अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, इसलिए हम गुलाब देकर आएंगे अच्छे कलाकार को। तो अच्छे कलाकार को, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है, इसलिए हम क्या लेके जाएंगे? गुलाब। गुलाब दे के आएंगे, गुलाब राय। ठीक है, ये नंबर गुलाब राय आपका शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कला साहित्य का बाहर रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति और जीवन अभिव्यक्त है, ये कथन किसका है? 125 नंबर का क्वेश्चन है। 125 में देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है, जल्दी बताओ। कला साहित्य का बाहर रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप। जीवन अंतः स्वरूप है, कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त है। जीवन अभिव्यक्त है, ये कथन बताना है ना। बोले सर कला की अभिव्यक्ति हम शांति प्रिय तरीके से करेंगे। कला की अभिव्यक्ति कैसे करोगे? वंदना सिंह जी, कला की अभिव्यक्ति कैसे करोगे? बोले सर हम कला की अभिव्यक्ति करेंगे। ठीक है, कला की अभिव्यक्ति करेंगे कैसे? शांति प्रिय तरीके से। शांति प्रिय तरीके से करेंगे। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। घास की कटाई हुई है आज, बहुत बढ़िया कमला ठाकुर जी। तो शांति प्रिय द्विवेदी, सी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। अगला देखो, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। कथन किसका है? कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। राकेश जी बताइए। 126 नंबर का क्वेश्चन है। 126 में शानदार क्वेश्चन है और सभी का आंसर जा रहा है कि सर
यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। मुक्ति बोध है, और मुक्ति बोध बोले सर एक नाम है, किसका? एक कवि का नाम है ना। तो यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है, और मुक्ति बोध एक कवि के नाम है। नाम से हो जाएगा नामवार से, यानी कि आपका जो ये नंबर है, ये नंबर आपका ये नामवार से का कथन है दोस्तों, ठीक है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रस्वेद होती है। अतः जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है, 127 नंबर का क्वेश्चन है, और 127 में सभी लोग बताएंगे, 27 में राइट आंसर बताना है। मुक्ति बोध का नाम ही काफी है, बहुत बढ़िया है ना। यहां पर आपको बताना है जिस कवि की साधना जीवन साधना अधूरी है ना, जीवन साधना अधूरी, उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। और खोज करना है तो खोज कब करोगे? बोले सर दिन में करेंगे हम, है ना। या आपसे पूछा जाए कि किस कवि की जीवन साधना अधूरी है? बोले दिनकर की जीवन साधना अधूरी है। बोले क्यों? बोले वो दिन में ही बस साधना करते थे, रात में साधना नहीं करते थे, इसलिए साधना अधूरी है। तो जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है ना, वो कवि कौन है? दिनकर। वो कवि कौन? दिनकर। तो ये दिनकर का कथन है दोस्तों कि कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रशुद्ध होती है। अतः जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। कथन दिनकर जी का है। रामधारी सिंह दिनकर। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न हैं। उनका मूल आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष है। कथन किसका है? 128 नंबर का क्वेश्चन है। संगीत जी बताइए, रोज सिंह जी। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न हैं। उनका मूल्य आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष है। कथन किसका है? एक 128 में राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है। उनका मूल्य आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष, ये कथन किसका है? और 128 नंबर का क्वेश्चन है। 128 नंबर में राइट आंसर है मुक्तिबोध, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर बिल्कुल सही है। मुक्तिबोध आपका बिल्कुल सही है, मुक्तिबोध, ठीक है। ये कथन मुक्तिबोध का है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर नहीं नाचना चाहिए। कथन किसका? राजनीति से ऊपर। 129 नंबर का क्वेश्चन है, और सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। अब ऐसा कथन कौन कहेगा बताओ, जिसका बहुत ही गहन अध्ययन होगा, जो हिंदी साहित्य में बहुत गहराई से घुसा होगा, वही व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर नहीं नाचना चाहिए। 129 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और 129 में छवि का कथन है कि सर ये जो कहा है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और ऐसी बड़ी बात रामचंद्र शुक्ल जी ही कहेंगे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। ये कथन किसका? 130 नंबर का, रमा शर्मा जी। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है, तिरस्कार यानी 130 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर हो गया तिरस्कार। तिरस्कार कर दिया। किसका तिरस्कार कर दिया? आपने पढ़ा होगा मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव की, आपने कहानी पढ़ी होगी। मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव की पत्नी है, और बोले सर राजेंद्र यादव ने तिरस्कार कर दिया। राजेंद्र यादव ने क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। बोले सर अलग अलग हो गए, है ना। तो तिरस्कार शब्द को पकड़ना, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। तो तिरस्कार कर दिया किसका? राजेंद्र यादव का। राजेंद्र यादव यानी कि सी नंबर आपका सही है। प्रयोग दोहरा साधन है। यह कथन किसका? प्रयोग दोहरा साधन है। सीमा शुक्ला जी 131 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। 131 में आपको बताना, 131 में मैंने कहा प्रयोग दोहरा साधन है। आप क्या कहेंगे कि सर अग्गे, पता नहीं दोहरा साधन है कि तेहरा है।
है ना। प्रयोग दोहरा साधन है, ये कथन है अज्ञे जी का, ये कथन अज्ञे जी का है। सा नंबर आपका बिल्कुल शानदार, प्रयोग दोहरा साधन है, कथन किसका है, अज्ञे जी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ते जाना इन चीजों को, ठीक है। जब दोबारा आप पढ़ोगे ना इनको तो ये याद होनी चाहिए। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, कथन किसका है, अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, बताइए तनु जी। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, शानदार क्वेश्चन है, चयन करिए। जल्दी से बताना है, चयन करना है, शानदार क्वेश्चन है। और सभी लोगों का बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है कि सर यहां पर जो आप पूछ रहे हो कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये जो कथन है ये कथन किसका है। 132 में और 132 में सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर डॉक्टर बच्चन से हैं, अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, है ना। बोले बच्चे तो कहते हैं, है ना, अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी कहे ना कहे लेकिन बच्चे जरूर कहते हैं, बच्चे तो कहते हैं। बच्चन याद रख लेना, बच्चन से का कथन है, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखो, भक्ति का स्थान जहां मानव हृदय है वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। भक्ति का स्थान जहां मानव हृदय है, मानव हृदय, वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। 133 में, 133 नंबर का क्वेश्चन, 133 में, 133 का राइट आंसर बताना है। भक्ति का स्थान जहां मानव हृदय है, बोले सर साहित्य में मानव हृदय तो एक ही व्यक्ति के पास है, मानव हृदय सबसे बड़ा मानव हृदय, और वो मानव हृदय है किसके पास, रामचंद्र शुक्ल के पास, है ना। तो मानव हृदय की बात आए तो मानव जैसा हृदय तो सिर्फ एक व्यक्ति के पास है और वो व्यक्ति है रामचंद्र शुक्ल। भक्ति का स्थान जहां मानव हृदय है वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है, कथन रामचंद्र शुक्ल का है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है दोस्तों, सभी साथी बताएंगे यहां पर, है ना, सभी साथियों को बताना है कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, बताइए किसने कहा। 136, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, कथन किसका है, शानदार पार्वती जी। मुक्तिबोध का कथन है, अज्ञे जी का कथन है, किसका कथन है, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। और 134 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर है कि सर मोती खोजने वाले गोताखोर तो हैं लेकिन मोती मिला या नहीं मिला, मोती मिला कि नहीं, बोले सर अज्ञे मैंने पूछा कि मोती खोजने वाले गोताखोर कितने हैं, बोले अज्ञे, मोती मिला कि नहीं मिला, अज्ञे, है ना। तो ये कथन अज्ञे जी का है, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर है, कथन अज्ञे जी का है। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग कालखंडों की पहचान, काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग कालखंडों की पहचान। 135 नंबर में, 135 में शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। 135 और राइट आंसर है कि काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग कालखंडों की पहचान है, ये कथन किसका है, 135 नंबर में। और 135 में आपका उत्तर है बच्चन से है, बच्चन से है, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर ये बिल्कुल सही है। काल अखंड प्रवाह है ना, और युग कालखंडों की पहचान, है ना। बोले सर युग कालखंडों की पहचान तो बच्चे ही होते हैं, युग कालखंडों की पहचान कौन होते, बच्चे होते हैं, है ना। और बच्चों में अखंड प्रवाह होता है, बच्चों में अखंड प्रवाह होता है, कथन बच्चन से का है, ठीक है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूं, कथन 136 में, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूं, कथन किसका है, शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछल गुआ हूं, ये कथन दिनकर का है,
रामदरस मिश्र, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और 136 में सभी का आंसर चला गया कि सर अगुआ और पिछलगुआ, पिछलगुआ है ना। बोले हम दिन में अगुआ बनते हैं, अगुआ 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 बनते हैं हम दिन में, और पिछलगुआ बनते हैं रात में, पिछलगुआ रात में। अपन को याद कर लेना, अगुआ और पिछलगुआ दिन में ही बनना है। अब दिन में अगुआ, दिन में अगुआ बन गया। बोले सर हम अगुआ, ठीक है, अगुआ बन गया। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है काव्य या कला के क्षेत्र में अध्यात्म शब्द की। बताइए कौन कह सकता है ऐसी बात, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। जिसका अध्ययन बहुत ही गहन होगा वो ही कहेगा ऐसी बात। 37 नंबर में बताइए तेज प्रकाश जी, संगीता जी, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है, ये कथन किसका है? 137 नंबर का क्वेश्चन है, कथन बताना 137 में। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर यहां पर अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। ये जो कथन है ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि आपका जो सी नंबर है रामचंद्र शुक्ल वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। कथन किसका है? 138 नंबर का, साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। ये कथन बताना 138 में, ये कथन किसका है ना? बोले शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। बोले हम बच्चे थोड़ी हैं जो शुक्ल जी से सीखा जा सकता, हम भी सोच सकते हैं, है ना। यहां पर आपसे शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, बोले हम बच्चे थोड़ी हैं, बच्चे थोड़ी हैं। 138 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोगों ने शानदार क्वेश्चन लगाया कि सर हम बच्चे थोड़े हैं, तो डॉक्टर बच्चन से डी नंबर आपका सही है ना। शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, डॉक्टर बच्चन से। शानदार क्वेश्चन है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, कथन किसका है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, दृष्टिकोण का अनुसंधान 139 नंबर में दृष्टिकोण का अनुसंधान, ये कथन किसका है? बहुत ही शानदार, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। बोले अनुसंधान दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बोले केसरी जैसा, केसरी दृष्टिकोण होना चाहिए, केसरी जैसा। केसरी तो केसरी कुमार है ना। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कथन है केसरी कुमार का। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। 140 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। 140 में सभी साथी लाइक जरूर करें, जल्दी से लाइक कर दें। और सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये कथन किसका है? 140 में 140 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। और प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ये बड़ा कथन ये कहा है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल अपन को याद कर लेना। अंतिम अपभ्रंश अवस्था, बोले सर अंतिम अपभ्रंश अवस्था को बहुत चाहते थे रामचंद्र शुक्ल, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को बहुत चाहते थे रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन इतना गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी को आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह है पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। कथन बताइए। भक्ति आंदोलन इतना गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी को आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था, ये बताना है ना। कथन बहुत ही शानदार क्वेश्चन 41 नंबर में सभी का
याद रख लेना दोस्तों, भक्ति आंदोलन इतना गहरा, लोकोन्मुखी, प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी को आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक फैला था। और दोस्तों आपको पता है कि इसमें बच्चे भी जुड़े हुए थे, इसमें बच्चे भी जुड़े हुए थे। 141 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे भी जुड़े हुए थे बोले सर इसमें, तो यहां पर बच्चन सिंह का कथन है, सी नंबर सही है कि भक्ति आंदोलन इतना गहरा था। बोले कितना गहरा था, मैंने कहा इसने बड़े तो जुड़े ही थे, साथ में बच्चे भी जुड़े थे, है ना। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक के बच्चे इसमें जुड़े थे। बच्चे से आपका उत्तर हो जाएगा, बच्चे से आपका राम बच्चन से आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना। हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में जायसी जी का नाम लेना पड़ेगा। कथन किसका? 142 नंबर में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुकनद जी बताइए। यहां पर हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय 142 में, और 142 में उत्तर जा रहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में जायसी का नाम लेना पड़ेगा। अब बताओ, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करने वाला कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा क्या? कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा क्या? बोले नहीं सर, नॉर्मल व्यक्ति नहीं होगा, बड़ा ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जो हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने कर रहा है। वो कोई बड़ा प्रभावशाली होगा, यानी कि कथन रामचंद्र शुक्ल का होगा। रामचंद्र शुक्ल का होगा। ये नंबर आपका शानदार है। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफी जटिल और नाना रूपतामक है। ये कथन किसका? 143 नंबर में। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफी जटिल और नाना रूपात्मक है। ये कथन किसका? 143 में। 143 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफी जटिल और नाना रूपात्मक है। ये कथन 143 में। और आपका उत्तर है कि सर हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफी जटिल और नाना रूपात्मक। नाना बोले सर, नाना के यहाँ तो बच्चे जाते हैं, नाना के यहाँ बच्चे जाते हैं, बच्चों को बड़ा शौक होता है नाना के यहाँ जाना। नाना रूपात्मक है, कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित कहानी है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ये कथन किसका है? 144 में। पद्मावत आपको पता है, पद्मावत दो भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित कहानी है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ये कथन 144 नंबर का क्वेश्चन है और अपन ने पहले भी इसको पढ़ा है कि ये कथन किसका है। पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ये कथन किसका है? बताइए आरुषि जी। 144 नंबर का क्वेश्चन है, दो भागों में प्रकाशित है, एक तो पूर्वार्ध और एक दोस्तों उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध इसका कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक आधार पर है। कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बी नंबर आपका रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ, ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता। कथन किसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 145 में। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ, ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता, है ना, तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता। कथन किसका? 145 नंबर का क्वेश्चन है। 145 नंबर का शानदार कथन है। और ये कथन किसका है? ये कथन बताना आनंद जी। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ, है ना। और आपका उत्तर है कि सर ऐसी बात तो कोई बच्चा ही बोलेगा, बच्चा यानी बच्चन सिंह। डी नंबर बच्चन सिंह का ये कथन है कि इस विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्र कबीर द्वारा हुआ, है ना। ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता। डी नंबर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। सूर सागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो,
पूर्ण विकास जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं है, कथन किसका? 146 नंबर का क्वेश्चन है। कथन बताइए जल्दी से। किताब तो बच्चे ही पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। सूरसागर किसी पहले से चली आ रही हुई परंपरा का, चाहे वह मौके की रही हो, पूर्ण विकास जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। कथन 146 नंबर में सभी लोग बता रहे कि सर ये सूरसागर किसी पहले से चली आ रही परंपरा है ना, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी का ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर इतिहास लिखा जा सकता है और ना ही उसे छोड़कर ये कथन किसका है। आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर इतिहास लिखा जा सकता है और ना ही उसे छोड़कर। बहुत ही अच्छा कथन है। 147 नंबर का कथन है। कौन बता रहा है? ये कथन भी किसका हो जाएगा दोस्तों? 147 में। और ये कथन है किसका? बच्चन सिंह का है। सी नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया है। कथन किसका? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया है। 148 में 148 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया है। तो देश काल देखकर किया है ना, और देश काल देखकर किया है तो कथन ये रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों। वल्लभाचार्य जी के बारे में, वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया है, आचार्य शुक्ल है ना। देश काल जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो इतिहास पर वह क्यों ना लागू हो, ये कथन बताइए। 149 में जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो इतिहास पर वह क्यों ना लागू हो, ये कथन किसका है? 149 नंबर का क्वेश्चन है। 149 का राइट आंसर बताना है। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो इतिहास पर वह क्यों ना लागू हो, ये कथन बताना। ये कथन किसका है? 149 में। और 149 नंबर का क्वेश्चन है कि सर जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो इतिहास पर वह क्यों ना लागू हो, ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है ना। बोले सर बच्चे पुराने पैटर्न को तोड़ देते हैं, बच्चों ने पुराना पैटर्न तोड़ दिया। अब पहले अपन स्लेट में पढ़ाते थे, अब वो मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल नहीं दो तो गुस्सा हो जाते हैं। तो पुराना पैटर्न तोड़ दिया है किसने? बच्चों ने। तो पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है ना, ये भी अपन को याद कर लेना है। उसके बाद सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा जिसे हम तुलसी में नहीं पाते। कथन किसका? 150 नंबर का क्वेश्चन है। 150 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा जिसे हम तुलसी में नहीं पाते। तो ये कथन 150 नंबर का क्वेश्चन, एक कथन बताइए। अभी तक दोस्तों अपन 150 कथन पढ़ चुके हैं, 150 कथन पढ़ चुके, और 150 कथन में आपका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। सी नंबर आपका सही है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा जिसे हम तुलसी में नहीं पाते, कथन ये रामचंद्र शुक्ल का है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगली क्लास में अपन 151 से आगे के कथनों को पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको बने रहना है, लगे रहना है, कथनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, याद भी करना है दोस्तों। ठीक है, और इसलिए मैंने विकल्प अनुसार एक कथन आपके लिए सामने लेकर आए हैं, प्रैक्टिस भी आपको करवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सके। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।